चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर, और फिर हमें बोर मॉडल ऑफ एटम के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि आपने 9th क्लास में नहीं पढ़े हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, बहुत बेसिक चैप्टर है आपके सिलेबस का, और आगे आने वाले चैप्टरों में काम आएगा बहुत ज्यादा। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से अभी हम, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। and its difference with Maxwell wave theory। तो हमारे चैप्टर में जो टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उससे पहले आने वाली, बहुत सालों पहले आने वाली मैक्सवेल वेव थ्योरी से हमें उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ने हैं। क्या क्या डिफरेंसेस थे इन दोनों के बारे में, ये दोनों किस किस चीज से एक दूसरे से अलग अलग थे, और कौन सही था और कौन गलत था। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हीट या लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हीट या लाइट एमिट करता है तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट करता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में से आपको हीट दिख रही है, हीट निकल रही है, या लाइट आ रही है आपके पास तक, तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में आपके पास तक आ रही है। रेडिएशंस का मतलब क्या? वेव की फॉर्म में आपके पास तक आ रही है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, लाइट और हीट जो होती हैं वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे के पास तक रेडिएशंस की फॉर्म में आती है। मतलब उनके पास से एनर्जी जो आती है हमारे पास तक, वो किस फॉर्म में आती है? वेव्स की फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो मैक्सवेल थ्योरी का ये कहना था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी एमिट होती है वेव की फॉर्म में, अगर एनर्जी एमिट हो रही है वेव की फॉर्म में, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहां से वेव एमिट कर रहा है, तो जो एनर्जी एमिट होती है वो कंटिन्यूअसली एमिट होती है। कंटिन्यूअसली एमिट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, बिना रुके, बिना टाइम लैग के लगातार वो ऑब्जेक्ट एनर्जी एमिट करता रहता है। सबसे पहला पॉइंट मैक्सवेल थ्योरी का ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वेव्स एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है, तो इट एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली। जबकि प्लैंक्स इसके ऑपोजिट बोलते थे। वो ये कहते थे जब भी किसी ऑब्जेक्ट में से एनर्जी एमिट होती है तो कुछ टाइम लैग होता है। मतलब कुछ एनर्जी का एक पैकेट यहां से निकल गया, एक एनर्जी का ग्रुप निकल गया, बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकल गई, फिर थोड़ी देर रुक के फिर दोबारा से वो पैकेट एनर्जी का निकला, फिर थोड़ी देर को रुकावट हुई, फिर वही वाला पैकेट एनर्जी का दोबारा से निकला। तो प्लैंक का ये कहना है जब किसी भी ऑब्जेक्ट में से, लाइट और हीट में से कोई भी अगर एनर्जी निकलती है तो वो हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, थोड़े थोड़े टाइम लैग के बाद। थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम लैग होता है, नैनो सेकेंड्स के ऑर्डर का। नैनो सेकेंड्स मीन्स 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स के ऑर्डर का टाइम लैग होता है। बस, ज्यादा टाइम लैग नहीं होता, बहुत कम टाइम लैग होता है, बट होता है। और ये जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं इन्हें कहते हैं क्वांटा। और लाइट की फॉर्म में अगर ये हैं तो इन्हें कहते हैं फोटॉन्स। ओनली फॉर लाइट, हीट के लिए नहीं, लाइट के लिए इन्हें बोलते हैं फोटॉन्स। ये छोटा पैकेट जो है एक एनर्जी का, इसको बोलते हैं हम फोटॉन्स। तो दोनों अपने पहले पॉइंट में एक दूसरे के ऑपोजिट थे। सेकंड पॉइंट जो मैक्सवेल थ्योरी बताती है वो क्या है कि जब भी कभी इस ऑब्जेक्ट में से, ये फर्स्ट पॉइंट था कि एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कहती है थ्योरी
कि जो यहां से एनर्जी एमिट होती है ये सिंगल वेवलेंथ की एनर्जी होती है। हमें सबको पता है कि हर वेव किसी ना किसी वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड होती है। हर वेव की अपनी वेवलेंथ होती है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ जरूर होती है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी जो भी वेव इसमें से एमिट होगी, चाहे कितनी भी देर तक इसमें से वेव एमिट होती रहे, चाहे आप उसका कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, वो हमेशा एक ही वेवलेंथ की वेव को एमिट करेगा। तो जो वेव होगी उसकी सिंगल वेवलेंथ होगी। जबकि प्लैंक्स थ्योरी ये कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पूरे चैप्टर से रिलेटेड है, सेकंड पॉइंट, कि जो एनर्जी एमिट होती है किसी भी सोर्स में से, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कहता है कि जो भी वेव यहां से एमिट हो रही है, जो भी वेव यहां से एमिट हो रही है, उसकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है। जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। या आप ऐसा कह दो कि जितनी ज्यादा उस वेव में एनर्जी होगी, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको अभी कम टेम्परेचर पे गर्म करा, अब थोड़ी देर में हमने क्या करा, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी बढ़ने के केस में साथ के साथ वो ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी। ठीक है, मगर ये थ्योरी ऐसा नहीं कहती। ये कहती है कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। कितना भी गर्म करते रहो, कितनी भी एनर्जी बढ़ाते रहो, वही एक वेवलेंथ की एनर्जी, एक ही वेवलेंथ की वेव वहां से एमिट होगी। सिंगल वही वेवलेंथ, चाहे कितना ही गर्म करते रहो। मगर हां, ये थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ सोर्सेस, मतलब जो ये सोर्स है एनर्जी देने वाले, जो ऑब्जेक्ट एनर्जी देने वाला, अगर ये बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। वेवलेंथ से नहीं बढ़ेगी, मगर ये सोर्स बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगी और इंटेंसिटी के बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है। बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब मेन पॉइंट क्या था कि जब मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी थी तो इनकी थ्योरी के थ्रू बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो आप अभी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, जैसे कि फिजिक्स में आप पढ़ेंगे ये नेक्स्ट ईयर, जैसे कि इंटरफेरेंस। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी आप पढ़ोगे क्लास 12th में फिजिक्स में। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वेव थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन होते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी दीज एक्सपेरिमेंट्स कैन बी प्रूव्ड इजीली। बट फिर कुछ सालों बाद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी आए थे जिनको हमें अपने केमिस्ट्री में डिस्कस करना है, और वो थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट्स कौन सी थ्योरी, वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ये वाली थ्योरी के अगर हम पॉइंट्स को सही मानते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट्स प्रूव नहीं हो पाते हैं। बट अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लेके चले तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन हो जाते हैं। बल्कि ये एक्सपेरिमेंट ही वो सोर्स थे जिनको प्लैंक्स ने मजबूर करा कि वो अपनी एक नई थ्योरी दें। ये एक्सपेरिमेंट ही वो सोर्स थे जिनको प्लैंक ने मजबूर करा कि वो एक नई थ्योरी दें, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आइए आपको बात समझ में।
कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी थे जो मैक्सवेल की थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, इस वजह से हमें प्लैंक्स थ्योरी पे आना पड़ा था। रही बात कि कौन सी थ्योरी सही थी और कौन सी गलत थी, तो वो बात हम और आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको इन शॉर्ट में ये बता दूं, आइंस्टीन सबसे बाद में आए थे, उन्होंने दोनों को स्टडी करा और ये कहा कि दोनों के पॉइंट्स ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स दोनों के ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स दोनों के अधूरे हैं। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि आप दोनों कुछ कुछ ठीक कह रहे हो वेव के बारे में, कुछ कुछ गलत कह रहे हो। और उन्होंने उसके बाद यह कहा कि लाइट का डुअल नेचर होता है, रेडिएशंस का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मींस उसके अंदर वेव नेचर भी होता है जो ये कहते थे, और पार्टिकल नेचर भी होता है जो ये कहते थे। बट उसको हम और आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, क्योंकि ये पहली वीडियो है तो इतना ज्यादा नहीं जाते हैं डिटेल में। अभी और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप इस थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दो। एक बार फिर से मैं 2 पॉइंट्स आपको बताता हूं दोबारा से। पहला पॉइंट कि जो एनर्जी किसी भी सोर्स में से निकलती है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में निकलती है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, और इस पैकेट को बोलते हैं क्या, क्वांटा या फोटॉन्स। दूसरा पॉइंट कि जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इसके 2 मतलब आप निकाल सकते हो कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो उससे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, या अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लें तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है ना, अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लें तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्लियर होती है वाली बात। जब हम ये प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो मैं इसके बाद अभी आपको ये रब करके बताता हूं, इतने आप ये नोट कर लो। चलिए, तो दूसरा पॉइंट हमने ये नोट करा था, एनर्जी ऑफ एनी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब हम ये प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो उन्होंने कांस्टेंट बताया जिसे उन्होंने h से डिनोट करा, दैट इज h इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट से बोला गया इस वैल्यू को, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। 6.626 है, हालांकि हमें न्यूमेरिकल्स में 6.6 ही लेना है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं यूज करनी है, 6.6 से काम चल जाएगा। तो ये h की वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, और ये फ्रीक्वेंसी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसके, वो बहुत सारे। और अगर न्यूमेरिकल्स नहीं है तो और जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें ये फॉर्मूला जरूर काम आएगा। अब देखो इस फॉर्मूले के क्या क्या वेरिएशंस हैं। ये जो एनर्जी हुई ये एक फोटोन की हुई, या कह दो एक क्वांटा की हुई, या कह दो एक पैकेट की हुई, जो भी न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ आए। अगर बहुत सारे पैकेट्स हैं तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, E इज इक्वल टू NH न्यू। अगर आपको नंबर ऑफ पैकेट्स दिए गए हैं, फॉर n नंबर ऑफ पैकेट्स, n इज नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या जो भी आप इसे बोलते हैं क्वांटा और फोटोन, कितने पैकेट्स आप अगर दे रखे हैं सपोज करो, तो आपको ये फॉर्मूला रखना है, नहीं तो एक पैकेट की एनर्जी का फॉर्मूला रखना है, ज्यादातर वही काम आता है। ठीक है ना। अब एक रिलेशन भी होता है फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ, वो बहुत काम आएगा यहां। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो होता है वेवलेंथ के साथ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था साउंड वेव्स वाले चैप्टर में। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है ना, लैम्डा इज वेवलेंथ, c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो c की वैल्यू आपको पता ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा मैंने आपको बोला क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ वेव। तो कई बार क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, वेवलेंथ गिवन होती है। तो इस हिसाब से एनर्जी का एक फॉर्मूला और बन गया, E इज इक्वल टू hc/λ। या अगर हम यहां रखें
तो E इज इक्वल टू NhC/λ। तो वेवलेंथ के केसेस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, ज्यादातर आपको वेव की वेवलेंथ ही गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम केसेस में गिवन होती है। ज्यादातर वेवलेंथ गिवन होगी और वेवलेंथ का यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। हालांकि एक और तरीका है, क्योंकि मैं आपको सारे तरीके अभी कवर कराने वाला हूं। एक और तरीका है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। व्हाट इज T? T इज टाइम पीरियड। T इज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। तो अब एक और फॉर्मूला बन गया ना कि अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम यहां पुट कर दें तो ये वाला भी यूज करने के लिए होता है। हालांकि हम इसे पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका काम बहुत कम होता है, बट इसको भी आप याद रखें। इसको यहां पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जो मैंने यहां बोर्ड पे लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा अभी, बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताने जा रहा हूं, ये नोट कर लीजिए आप इतने। चलिए देखिए जरा इधर ध्यान से देखिए जरा सब इधर। तो अभी क्या होता है, जो वेवलेंथ होती है किसी भी वेव की वो बहुत स्मॉल होती है। वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो बहुत छोटी होती है, मीटर में यूज नहीं होता। सेंटीमीटर, मिलीमीटर भी उनके लिए बहुत बड़ा होता है। क्योंकि वेव बहुत छोटी छोटी होती है तो उनकी वेवलेंथ और छोटी होगी। तो इस वजह से जो यूनिट्स यूज आएंगी वेवलेंथ के अंदर वो मैं यहां पे बोर्ड पे लिखता हूं। वो बहुत छोटी छोटी यूनिट्स यूज होती हैं। जो मेन यूनिट आएंगी वो मैं यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं। इनका बहुत ज्यादा काम आएगा, दैट इज नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। जब भी कभी नैनोमीटर को चेंज करना हो तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर में चेंज हो जाएगा। जो जो लिखूंगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो नैनोमीटर को वैल्यू दे रखी है मान लो और मीटर में बदलना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से पिकोमीटर 10⁻⁻12। इसी तरह से माइक्रोमीटर 10⁻⁻6। हालांकि उसका काम बहुत कम आता है क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। सबसे ज्यादा ये दोनों काम आते हैं, सबसे ज्यादा ही काम आते हैं। इसी तरह से फर्मीमीटर 10⁻⁻15। और इसी तरह से एक लास्ट एंगस्ट्रॉम एंड इट इज 10⁻⁻10 मीटर। तो बहुत छोटी से ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये एनर्जी के कन्वर्जन्स हैं, सॉरी वेवलेंथ के कन्वर्जन्स हैं। कोई भी अगर आपके पास वेव दे रखी है किसी भी चैप्टर के लिए, इसी के लिए नहीं है, तो ये एक बार आप इतने याद करें और जितने फॉर्मूले आपको कराए वो अच्छे से आप याद करें। तो हम आगे के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अच्छी तरह से वीडियो को देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, क्योंकि ये कंसेप्ट के लिए है वीडियो। ये मेरी सबसे पहली वीडियो आपके लिए 11th क्लास के लिए। आगे की वीडियोस आपको ऐसी रेगुलरली मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।